नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लक्ष्य क्लासेज बालोतरा में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और अपन पिछली क्लास के अंदर बात कर रहे थे एनसीईआरटी अपने जो स्कूल एजुकेशन में संचालित है उसके पहले अध्याय की बात कर रहे थे। ठीक है। और पहले अध्याय के अंदर अपन ने आपके 7th क्लास के अंदर जो आपकी हमारा पर्यावरण करके पुस्तक संचालित होती है उसके अंदर अपन ने आपके पहले अध्याय का कुछ जानकारी के बारे में अपन ने चर्चा की थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण के अंदर मैंने आपको बताया था कि कृत्रिम क्या होता है और मानव निर्मित क्या होता है। उसके बाद में मैंने आपको पर्यावरण के घटक बताए थे, जिसके अंदर एक तो प्राकृतिक घटक था, दूसरा मानव निर्मित घटक था। और फिर अपन ने जीवीय और अजीवीय क्या होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और फिर मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण यानी जो एनवायरनमेंट शब्द है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच के कौन से शब्द से हुई है और स्थलमंडल क्या है। और फिर अपन ने बातचीत की थी जलमंडल की। जलमंडल के बाद में अपन ने बात की थी वायुमंडल की, और वायुमंडल के बाद में मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था कि हमने अगर हम कोई भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते तो वो वापस नीचे क्यों आती है, उसका मैंने कारण बताया था कि वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस ज़मीन के ऊपर आती है। ठीक है। और उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी जलमंडल के बारे में, सॉरी जैवमंडल के बारे में, यानी जहाँ वायुमंडल और जलमंडल दोनों होते हैं और मिल करके वो क्या करते हैं, जैवमंडल का निर्माण करते हैं। यानी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल ये तीनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं, जैवमंडल का निर्माण करते हैं। जैवमंडल का तात्पर्य ये हुआ कि मतलब वहाँ पे जीव पाया जाता है। अब देखो, कोई जीव है तो उसको जल की भी आवश्यकता होगी, उसको स्थल की भी आवश्यकता होगी और उसको वायु की भी आवश्यकता होगी। उसके बाद में अपन ने ये पारितंत्र क्या है इसकी चर्चा की थी। और उसके बाद में मैंने आपको मूसलाधार बारिश क्या होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और अब देखेंगे अपने आगे की जानकारी है। उम्मीद है आपने इन जानकारियों को अच्छे से समझा होगा और आपका अभी रिवीजन भी हो गया। वापस देखो, अपन स्टोरी पढ़ रहे थे। स्टोरी क्या पढ़ रहे थे कि ये आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं कि उस तरफ तो मूसलाधार बारिश होती है लेकिन जैसलमेर में बारिश नहीं होती। यहाँ देखो, हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें छांप, सिपकली, अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। देखो, केरल और जैसलमेर की बात हो रही है तो केरल जो इलाका है वो बहुत ही ठंडा इलाका है और एक समुद्र के तट से लगा हुआ इलाका है, इसलिए वहाँ पे बारिश होती रहती है। और अगर रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान अपने कहाँ पे है, रेगिस्तान है बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर विस्तृत है। तो यहाँ पे रेगिस्तान स्थित है, इस कारण यहाँ पे बारिश नहीं होकर के कहीं ज़्यादातर कौन से जीव अपने को दिखाई देंगे, सांप है, छिपकली है, कीट है, इस तरीके के। रवि हैरत में पड़ गया। हैरत का मतलब सोच, हैरत का मतलब क्या होता है, सोचना। तो आप हैरत का अर्थ लिख लीजिए, सोचना। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं, क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और प्राय वह एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने पास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता। अब देखो, जो ये पारितंत्र शब्द है, इस पारितंत्र शब्द को समझो। पारितंत्र शब्द का मतलब है कि पर्यावरण में रहने वाले जो जीव जंतु है उनका आपस में संबंध। जैसे एक बात करूं मैं खरगोश की, तो खरगोश का संबंध किससे हुआ, घास से हो गया। ठीक है। तो वो पर्यावरण संबंध हुआ कि नहीं हुआ कि भाई खरगोश है वो किसके ऊपर आश्रित है, घास के ऊपर आश्रित है, यानी वो घास खाकर अपना पेट भर सकता है। अब देखो, जंगल में और कोई छोटा मोटा जानवर है जो खरगोश को खाता है, तो वो किसके ऊपर आश्रित हो गया, खरगोश के ऊपर आश्रित रह गया, तो वो खरगोश को खा करके अपना पेट भरता है। तो इस तरीके से पर्यावरणीय जो संबंध होते हैं, ठीक है ना, जो जीव पर्यावरणीय संबंध स्थापित करते हैं। जैसे अपने इंसानों की बात कर ले, इंसान एक दूसरे के ऊपर निर्भर है या नहीं है। देखो, अपने को जो चीज़ अपन खाने के लिए उपयोग लेते हैं, जैसे चाहे बाजरा खाओ, चाहे चावल खाओ, चाहे गेहूं खाओ, वो किससे प्राप्त होंगे, वो किसी न किसी पेड़ पौधे से तो प्राप्त होते हैं। चलो मान लिया बाजरे से प्राप्त होते हैं, बाजरा तो एक प्रकार का पौधा है ना, पेड़ नहीं होकर के पौधा है। गेहूं भी एक तरह का पौधा है और चावल भी एक तरह का पौधा है। तो अपन उनके ऊपर निर्भर है या नहीं है। अगर ये जो निर्भर होने की प्रक्रिया है, ये क्या करती है, पारितंत्र का निर्माण करती है। और इसको बोला जाता है खाद्य श्रृंखला का जाल बोला जाता है, जो अपन अगली क्लास के अंदर या जो आपके अगले आने वाले पाठों के अंदर अच्छे से इसको समझेंगे। देखो, आगे आगे देखें। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र होता है। अब देखो, एक नदी का पारितंत्र की बात करें तो नदी किन किन से संबंधित करेगी, नदी में जीव जंतुओं से संबंधित करेगी। जैसे नदी की बात करें मेढक की, ठीक है, मेढक के बाद में बात करें अपने मछली की,
तो मेढक और मछली आमतौर पर दो जीव है नदी में रहने वाले या नदी के साथ में पानी में बहने वाले। तो नदी के अंदर और जो छोटे छोटे जीव होंगे वो उनको खा करके अपना पेट भरेंगे, ठीक है। अब बात करें मछली की, तो मछली को कौन खाता है? या तो उड़ने वाले चील कौवे वगैरह वो खा लेंगे, और ज़्यादातर वर्तमान समय में इंसान खा जाता है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, पारितंत्र हो गया। आगे देखें, क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह एक पारितंत्र था या नहीं था? देखो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था पाठ के कि उनका जो पार्क है वहाँ पे उस पार्क को नष्ट करके उस जगह कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही है, तो वो बच्चे सब दुखी थे। अब दुखी क्यों थे और ये पारितंत्र था या नहीं था? बिल्कुल था, क्योंकि एक पार्क जो है वो कितने लोगों के साथ में संबंध स्थापित करता है। देखो कुछ लोग वहाँ पे सुबह सुबह व्यायाम करने आते होंगे या ताज़ी हवा लेने आते होंगे, या फिर कोई पक्षी वगैरह है वो भी वहाँ पे आता होगा या उनका घोंसला होता होगा। और जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, अगर पार्क है तो पार्क के अंदर पेड़ पौधे भी होंगे, तो पेड़ पौधों जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वो एक तरीके का पारितंत्र स्थापित करते हैं, यानी एक पर्यावरणीय वातावरण स्थापित करते हैं। अब इधर आप देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये आप अंडरलाइन करें, और ये जो शब्द मैंने अंडरलाइन किए ये भी आपको अंडरलाइन करके समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और उसके नीचे शब्दावली दी हुई है वस्तु विनिमय। अब देखो वस्तु विनिमय, ये वस्तुओं की अदला बदली का एक व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता। देखो इसको भी अंडरलाइन करो और इन दोनों शब्दों को समझो। ऊपर वाला समझ में आ गया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून जो होती है उसको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इस वस्तु विनिमय को समझना है आपको कि वस्तु विनिमय पद्धति होती क्या है। देखो व्यापार जो है वो दो तरीके से होता है। व्यापार में समझते हो आप, जो व्यापार है बिजनेस, ठीक है ना, ये जो व्यापार है ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है वस्तु विनिमय, दूसरा होता है मुद्रा विनिमय। दूसरा कैसा विनिमय? मुद्रा विनिमय। वर्तमान समय में जो व्यापार है वो है मुद्रा विनिमय व्यापार, और पहले के ज़माने में आज से कई साल पहले जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती थी। अब देखो मुद्रा और वस्तु में क्या डिफरेंट है। मुद्रा का मतलब है पैसों के बदले पैसे देना या फिर वस्तु के बदले पैसे देना, ठीक है ना। आपको कोई चीज़ खरीदनी, जैसे आपको घर में धनिया मिर्च हल्दी पाउडर जो भी तेल जो भी आपको खरीदना है, आप मार्केट में जाओगे या बाजार में जाओगे और दुकान वाले को पैसे देकर वो चीज़ खरीद के लेके आ जाओगे। तो ये क्या कहलाया? मुद्रा व्यापार कहलाया। पहले ज़माने में ऐसे नहीं होता था। पहले ज़माने में मुद्राएं नहीं होती थी। वो क्या करते थे? वस्तु के बदले वस्तु देते थे। अब जैसे किसी व्यक्ति के पास में चावल बहुत अधिक पड़े, उसको गेहूं की आवश्यकता है, तो चावल वाला व्यक्ति क्या करेगा? गेहूं वाले को गेहूं दे देगा, और गेहूं वाला व्यक्ति है वो चावल वाले को गेहूं दे देगा। तो ये चीज़ें हुई कि भाई जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी सब मार्केट में आ जाते थे वो वस्तुएं लेकर के, जिसको जो ज़रूरत होती वो वस्तु रख लेता, और जिसकी ज़रूरत नहीं होती थी वो सामने वाले को दे देता। तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं की अदला बदली करने वाला व्यापार है वो वस्तु विनिमय व्यापार है, और वस्तु के बदले पैसे दे करके या मुद्रा दे करके खरीदे जाने वाली वस्तुएं जो होती है वो मुद्रा व्यापार है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वस्तु विनिमय क्या है और मुद्रा विनिमय क्या है। एक बार फिर से सुन लो। वस्तु विनिमय का मतलब है कि वस्तु के बदले वस्तु दे करके अपने को कोई भी व्यापार करना हो तो वो क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा व्यापार वो होता है कि अपन वस्तु के बदले अगर पैसे देते हैं तो वो कहलाता है मुद्रा व्यापार, ठीक है। अब चलते हैं आगे, मानवीय पर्यावरण, और इसके बाद में आपके इसके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं मानवीय पर्यावरण क्या है। पहले अपन ने कृत्रिम पर्यावरण की बात कर ली। भाई पर्यावरण है वो दो तरीके का है, एक तो कृत्रिम पर्यावरण जो मानव ने बनाया है, और एक है प्राकृतिक पर्यावरण जो अपने आप बना है, जिसके अंदर अपन ने नदियों की बात की, पहाड़ की बात की, तो ये अपने आप बनी है तो हो गया कृत्रिम पर्यावरण, ठीक है। और ये जो मानवीय पर्यावरण इसकी बात कर लेते हैं। देखो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया और उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, और समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए, और उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। अगर अपन इतिहास की बात करें तो इतिहास में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि मानव किस तरीके से बढ़ा, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रकृति के साथ में जोड़ा, किस तरीके से उन्होंने जंगल से भोजन प्राप्त किया, किस तरीके से वो शिकार करते थे, किस तरीके से उन्होंने शिकार से धीरे धीरे एक जगह रहना शुरू किया, और एक जगह रहने के बाद में उन्होंने किस तरीके से पशु पाल करके अपना स्थायी जीवन स्थापित किया। तो ये सारी चीज़ें अपन इतिहास में पढ़ते हैं। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक
अन्न उपजाया गया और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। तो ये मैं चीज़ आपको बता चुका कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है। व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया और परिवहन तेज गति से आरंभ हुआ। सूचना क्रांति से विश्व में संचार सहज और द्रुत होता गया, यानी सूचना क्रांति आई, सूचना का मतलब टेक्नोलॉजी आने से ये जो व्यापार है वो बहुत ही द्रुत मतलब बहुत अच्छा फैल गया। और क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी एक स्टोरी दे रखी है, उसको भी पढ़ लेते हैं कि रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने साथ की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उससे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर घूमने जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलाप का चित्र बनाकर लाएं। अब देखो, अब जो मिजोरम जो है वो अपने भारत का एक राज्य है। मिजोरम क्या है? भारत का एक राज्य है और ये भारत के पूर्वी दिशा के अंदर स्थित है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी हरियाली होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आओ कुछ करके देखें। यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई है, इसको भी आप देख लें। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न बातों की जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तो तब उनके पास कैसे कैसे पेड़ थे? बिल्कुल, जब आप आसपास के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उससे बात करेंगे तो आप उनसे पूछिए कि वहाँ पे किस तरीके के पेड़ रहे होंगे उनके ज़माने के अंदर, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन से थे। तो यहाँ आप लिस्ट बनाइए कि पुराने ज़माने के अंदर किस तरीके से कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। जैसे आज के ज़माने में आप फ़ोन पे बहुत सारे खेल खेल लेते हो, लेकिन पहले के ज़माने में इस तरीके का कोई साधन नहीं था। ये टेक्नोलॉजी बाद में विकसित हुई। पहले के ज़माने में जो लोग खेल खेलते थे वो घर के आंगन में या फिर बाहर इस तरीके से समाज के साथ में, या कोई धार्मिक त्यौहार होता था उसके ऊपर खेला करते थे। उस समय उनका पसंदीदा फल क्या हुआ करता था, गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे, प्राप्त जानकारी को दीवार या बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। तो इस तरीके की जानकारी आप उनसे इकट्ठी करके आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो चलो अब आपके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अब अभ्यास प्रश्नों के अंदर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है पारितंत्र क्या है? तो मैंने अभी समझाया आपको कि पारितंत्र मानव तथा पर्यावरण के बीच में होने वाले जो क्रियाकलापों का जो संबंध है वो क्या है? पारितंत्र है। वैसे आपकी इन प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो मैं आने वाले टाइम में अपलोड करूंगा, लेकिन यहाँ जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो आप स्वयं समझ करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मैं आपको लिखाया हुआ नहीं बताऊंगा, आपको अपने दिमाग से सोच करके लिखना है। जो मैं बोल रहा हूँ इसको अच्छे से समझना है। देखो, पारितंत्र क्या है? पारितंत्र है मानव तथा पर्यावरण के बीच के जो पर्यावरणीय संबंध है उसको क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं बताओ? प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? वह पर्यावरण जिसमें प्राकृतिक घटक होते हैं, जैसे नदी, पहाड़, और बताओ पृथ्वी, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये सारी क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। और प्राकृतिक पर्यावरण क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण प्रकृति में अपने आप हुआ है, किसी मानव ने इनका निर्माण नहीं किया। अगर कोई नदी बह रही है तो नदी कोई मानव थोड़ी बहा रहा है, ये भाई ऐसा थोड़ी है कि कोई आदमी पीछे खड़ा वो बाल्टियां भर के पानी डाल रहा है। नदी जो है वो अपने आप निकल रही है। तो ये कैसा पर्यावरण हो गया? प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। आगे देखो, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो दो घटक है, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानवीय पर्यावरण या फिर कृत्रिम पर्यावरण। आगे बात करें, मानव निर्मित पर्यावरण के चार उदाहरण दीजिए। तो देखो ऊपर जो चार्ट दिया हुआ है उस चार्ट के अंदर ये मानव निर्मित पर्यावरण के चारों उदाहरण दिए हुए हैं। आगे बात करें स्थलमंडल क्या है, तो ये भी मैंने आपको अंडरलाइन करके समझाया था। जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक बताइए। तो जीवीय पर्यावरण का मतलब यही हुआ कि जिसमें जीव पाया जाता हो उसका नाम बताना। किस किस में जीव पाया जाता है? इंसान में जीव पाया जाता है, पशु पक्षियों के अंदर जीव पाया जाता है, पेड़ पौधों के अंदर जीव पाया जाता है। तो ये जीवीय पर्यावरण हो गया। उसके बाद में जैवमंडल की बात करें तो जैवमंडल अभी मैंने क्लास स्टार्ट की थी तभी बताया था कि जैवमंडल वो होता है जिसके अंदर स्थलमंडल, वायुमंडल और आपका जलमंडल तीनों शामिल होते हैं। उसको क्या कहा जाता है? जैवमंडल कहा जाता है। अब आपके अवसाद के प्रश्न उनको बता दीजिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा जो है प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? देखो, मरुस्थल प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक है, लेकिन ताल नहीं है। ठीक है,
ताल है जो प्राकृतिक नहीं है। आगे बात करें, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। देखो, धर्म मानवीय पर्यावरण का घटक है, समुदाय मानवीय पर्यावरण का घटक है, लेकिन स्थल है वो मानवीय समुदाय पर्यावरण का घटक नहीं है, ये एक प्रकार का प्राकृतिक घटक है। ठीक है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। देखो, पहाड़ मानव ने नहीं बनाया, समुद्र मानव ने नहीं बनाया, लेकिन सड़क किसने बनाई, मानव ने बनाई। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, कौन सा खतरा है, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फसल वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, कौन सी वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए क्या है, खतरा है। जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उतने ज़्यादा लोगों है वो क्या करेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे या पेड़ पौधों को नष्ट करेंगे। अगर पेड़ पौधों को नष्ट करेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे अब इनको क्या करना, मिलान करना है। तो मिलान करते हैं। जैव मंडल, जैव मंडल में कौन आएगा भाई, जैव मंडल में जीवों एवं उनके परिवेश के बीच में संबंध। आगे सबसे पहले जल मंडल को बना लेते हैं। जल मंडल आ गया आपके जलीय क्षेत्र में। उसके बाद में पर्यावरण की बात कर लेते हैं, पर्यावरण यानी हमारे आसपास का वातावरण। उसके बाद में बात कर लेते हैं वायुमंडल यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। और उसके बाद में पृथ्वी को घेरने वाली वायु की परत आपकी होगी वायुमंडल। और जैवमंडल की बात करें तो आपका हो जाएगा क्या, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल वायु परस्पर क्रिया करती है, जीवों एवं उनके परिवेश का संबंध। जैवमंडल में क्या हो जाएगा, जीवों तथा उनके परिवेश का संबंध। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल तथा जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हो। नहीं, आपकी ये जो चीज़ें हैं ये मिला दी अपन ने स्तंभों से, अपन ने आपके जो मिलान वाली थी वो बता दी। अब बताओ कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है या नहीं करता है, बिल्कुल करता है। कारण बताइए, क्योंकि वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव है वो पर्यावरण में परिवर्तन करता है। जैसे आपको लकड़ी चाहिए तो आप जंगल में गए, लकड़ी को काट के लेके आ गए, लेकिन एक पेड़ तो नष्ट हो गया ना, और एक पेड़ बनने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, आगे बात करें, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है, बिल्कुल आश्रित है। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है, क्योंकि एक पेड़ पौधा या एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु का भोजन है। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखें क्रियाकलाप। एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। अपने इस आदर्श पर्यावरण का एक चित्र बनाइए। तो ये आपका दूसरा पहला पार्ट है वो पूरा हो गया, जिसमें मैंने आपको पहले पार्ट की कुछ जानकारियाँ पीछे बची हुई थी वो समझाई, और उसके बाद में मैंने आपके इन सभी प्रश्नों की बहुत अच्छे से व्याख्या की है। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से इनको समझा होगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सबसे पहले एक काम करना है आपको, इस वीडियो के समाप्त होने के बाद में आपको लक्ष्य क्लासेज बालोतरा को सब्सक्राइब करना है, और आपके जो भी दोस्त हैं जो 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ते हैं उनको ये शेयर करना है, और बताना है कि लक्ष्य क्लासेज पर बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको अच्छे से समझाया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।